हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड पे बेस्ड क्वेश्चंस को। और लीगल रीजनिंग को जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो मैं वो लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में डेवलप कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और कैसे फैक्ट्स को, कैसे प्रिंसिपल को फैक्ट्स पे अप्लाई करते हुए करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं ये समझा रहा हूँ तो इतने अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी कि कमेंट सेक्शन में आप मेरे को फिर बताएंगे कि यस, इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, प्रिंसिपल बात कर रहे हैं विद रिगार्ड टू वाइकेरियस लायबिलिटी। तो वाइकेरियस लायबिलिटी आपने टॉट्स में पढ़ा होगा, जो कि ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने किसी को अपॉइंट किया है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए एम्प्लॉयर वाइकेरियसली लायबल माना जाता है। तो दोस्तों, ये प्रिंसिपल कहता है। और फैक्ट्स क्या है कि ए वॉज एम्प्लॉयड बाय बी। ए को एम्प्लॉय किया गया था बाय बी। क्यों एम्प्लॉय किया गया था, क्या पर्पस था कि बी के जो फादर हैं उनका ख्याल रखने के लिए। बी के फादर बीमार थे तो उनका ख्याल रखने के लिए ए को अपॉइंट किया गया था बाय बी। और बी वॉज एन इंश्योरेंस एजेंट, एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे एज एन इंश्योरेंस एजेंट। तो एक दिन बी वॉज नॉट वेल, बी की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने ए को बोला कि आप गाड़ी ले जाओ और कुछ कागज हैं वो मेरे ऑफिस में दे आओ। और जब ए जा रहा होता है वो कागज को लेते हुए, तो ड्यू टू हिज नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जो सी है, जो एक पेडिस्ट्रियन है जो कि रोड से जा रहा था, उसको कुछ इंजरीज कॉज हो जाती है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये जो इंजरीज हुई है सी को, उसके लिए ए बी जो उसका एम्प्लॉयर था, क्या वो वाइकेरियसली लायबल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में दो बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात तो कि जो रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो बाय द एम्प्लॉय, वो ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। जैसे कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट था सुबह के 10 से 8 बजे तक, और बोला कब गया 6 बजे के आसपास, तो ड्यूरेशन वाली चीज तो फुलफिल हो गई। दूसरी बात आती है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर कि किस पर्पस के लिए उस बंदे को अपॉइंट किया गया था। अपॉइंटमेंट का पर्पस क्या था कि बी के जो बीमार फादर है उनका ख्याल रखने के लिए। और जो इन्होंने काम किया है वो क्या काम किया है कि वो कागज देने जा रहे थे ऑफिस में बी के बिहाफ पर। तो जो इन्होंने काम किया है वो कनेक्टेड ही नहीं था उस पर्पस से जिसके लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था, क्योंकि पर्पस था उनके फादर का ख्याल रखने का। तो इस केस में दोस्तों, इस केस में ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का बाहर का काम था, क्योंकि एक तो उन्हें अपॉइंट किया गया था फादर का ध्यान रखने के लिए, और जो उन्होंने एक्ट किया है वो कहीं भी कनेक्टेड नहीं था इस पर्पस के साथ। तो इसलिए बी वुड नॉट बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर द एक्ट कमिटेड बाय ए। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अब क्वेश्चन 2 डील कर रहा है विद रिगार्ड टू एविडेंस एंड सीआरपीसी। और वो ये कह रहा है कि एक मिस्टर ईश्वर लाल थे। क्या किया, पुलिस ने उनको एक कागज दिया और बोला कि आप इस पे साइन कर दो। एक तरीके का कन्फेशन, जो कि आपने सीरीज या मूवीज में देखा होगा कि हाँ मैंने ही गुनाह किया है, इसको कबूल कर ले, हम कोशिश करेंगे कि तेरी सजा कम करवा दी जाए। ऐसे आपने देखा होगा सीरीज या मूवीज में होता है। तो उन्होंने साइन कर दिए। अब मेरे को एक बात बताइए कि क्या अगर इस कागज को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए, तो क्या इसको कन्फेशन माना जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने तो कबूल लिया अपना जुल्म, केस खत्म हो गया है, अब इनको सजा दे दी जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज पर सीआरपीसी कोई भी कन्फेशन जो आप पुलिस को देते हैं वो एडमिसिबल नहीं होता एज एन एविडेंस। उसके बेसिस पर आपको सजा नहीं दी जाती। मजिस्ट्रेट के सामने आप प्रोड्यूस होंगे, अगर वो ही कन्फेशन आप मजिस्ट्रेट के सामने दे देते हैं तो वो एक वैलिड कन्फेशन माना जाएगा, एक वैलिड एविडेंस माना जाएगा। पर खाली अगर पुलिस को देते हैं तो वो एक वैलिड एविडेंस नहीं माना जाता। सो आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इनवैलिड एज द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बाय द पुलिस हैव नो एविडेंटरी वैल्यू टू द सेम। दोस्तों, क्वेश्चन 3 जो कि कहता है कि एक पर्सन था सी, और जब ट्रायल चल रहा था, जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और दूसरे वकील खड़े थे, आप मानिए एग्जाम्पल के तौर पे, उन्होंने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेटरी थे। सेल्फ इंक्रिमिनेटरी मतलब कि कुछ ऐसे सवाल जिससे साबित हो जाता कि हाँ उन्होंने गुनाह कबूल किया है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि एज पर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, क्या ये एक कंपल्शन है उस बंदे के ऊपर कि वो कोर्ट में उन क्वेश्चंस के जवाब दें जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेटरी इन नेचर हो, जिनसे उनका गुनाह साबित हो जाए। तो क्या ये कंपल्शन है? मैं आपको बताना चाहूंगा यस, ही इज बाउंड टू आंसर दोस क्वेश्चंस। पर मजिस्ट्रेट उन्हें ये जरूर बताएंगे उससे पहले कि देखिए अगर आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं
तो आपको इतने साल की सजा हो सकती है या आपका गुनाह प्रूव हो सकता है। तो ये बात जरूरी है, पर क्वेश्चंस के आंसर ड्यूरिंग द ट्रायल तो एक्यूज को देने ही पड़ेंगे। So yes, only if he has been acquainted with the consequences of doing so, कि हाँ भाई इसके consequences ये निकलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 4 कहता है कि पिटिशनर थे, उन्होंने कंप्रेसर खरीदा जिसकी वारंटी थी 1 साल की, पर 3 महीने बाद वो खराब हो गया। तो रिप्लेसमेंट के लिए गए और जो दूसरा बंदा था उन्होंने रिप्लेसमेंट दे दिया, एक नया उन्हें वो दे दिया कंप्रेसर, पर उसके ऊपर कोई वारंटी नहीं दी फर्दर ऑन। तो क्या ऐसे केस में वारंटी मिलती है? यस दोस्तों, अगर बाई चांस आपने कोई आइटम लिया है जिसकी वारंटी है 12 महीने की और 3 महीने बाद वो खराब हो गया, तो दोस्तों अब जो बाकी के 9 महीने हैं उसके लिए आपको वारंटी मिलेगी बाय द सेलर। जो सेलर है उसके ऊपर भी आपको वारंटी देगा, उन रिप्लेस्ड गुड्स के ऊपर भी। तो ये बात आप याद रखिएगा। सो यस, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि प्लेंटिफ ने दूध खरीदा डिफेंडेंट से, डिफेंडेंट वाज द सेलर ऑफ द मिल्क, और बाद में उसमें पता लगा कि उसमें टाइफाइड फीवर के जो जर्म्स थे वो थे ड्यू टू कंटैमिनेशन, मिल्क वाज कंटैमिनेटेड, और जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर के उसमें वायरस प्रेजेंट थे, और जो प्लेंटिफ थे उनकी वाइफ ने उसको कंज्यूम कर लिया और उनकी डेथ हो गई। तो उसमें पूछा गया है कि क्या जो प्लेंटिफ है इसके लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं? तो दोस्तों यस, ही कैन क्लेम कंपनसेशन, क्योंकि इसमें केविड एम्प्टर जो कि ये कहता है लेट द बायर बीवेयर, वो अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि रीजनेबल नहीं है कि जो बायर है वो ये देख पाता। अब ये थोड़ी करेगा कि दूध को चखेगा थोड़ा, फिर उसको ये पता लग जाएगा कि नहीं इसमें वायरस है या नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, जो दूध बेच रहा था उसको पता था ऑफ कोर्स कि मिल्क कंटैमिनेटेड है, तो इन दोनों ही केस की वजह से केविड एम्प्टर का जो डिफेंस है वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा। लेट द बायर बिहेवियर वाला डिफेंस नहीं ले सकता सेलर। तो आंसर होगा यस, एज इट वाज नॉट रीजनेबल फॉर द बायर टू एक्सप्लोर द डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, सो द डिफेंस ऑफ केविड एम्प्टर वुड नॉट बी अवेलेबल टू द सेलर। दोस्तों सी और बी बहुत ही सिमिलर हैं, पर सी आपको इसलिए चुनना चाहिए, सी को प्रेफरेंस इसलिए देनी चाहिए अबव बी, क्योंकि ये आपके आंसर को एक रीजनिंग भी दे रहा है कि क्यों केविड एम्प्टर का जो डिफेंस है वो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इट वाज नॉट रीजनेबल फॉर द बायर टू एक्सप्लोर द डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट। तो जब भी कोई रीजनिंग दे ऑप्शन आपके आंसर को, तो उसको प्रेफरेंस दीजिएगा एज कंपेयर टू द अदर आंसर जो कि रीजनिंग ना दे रहा हो आपके आंसर के रिगार्डिंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो भी वो भी सिमिलर है, सिमिलर टू अ बायर एंड सेलर रिलेशनशिप। इसमें क्या था कि मिस्टर सू थे, मिस्टर सू ने एक बॉटल खरीदी, एक ब्रांडेड सोडा की बॉटल थी, ब्रांड था काफी अच्छा, उसकी बॉटल थी, और आखिरी में इसमें जब वो पी रहे थे तो उन्हें पता लगा कि इसमें एक मरा हुआ इंसेक्ट था, एक बग इसमें मौजूद था, मरा हुआ इंसेक्ट। तो इसके लिए अब आपसे ये पूछ रहा है कि क्या इन्होंने जो सूट फाइल किया है वेंडर के खिलाफ, मतलब जो सेलर है, जो दुकानदार है, उसके खिलाफ जो इन्होंने सूट फाइल किया है, क्या वो सस्टेन करेगा? तो दोस्तों इस केस में सेलर के खिलाफ सूट सस्टेन नहीं करेगा। रीजन है दो। पहली बात तो कि ये बायर के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि वो ये बॉटल को बाहर से देख के बता पाए कि अंदर कोई इंसेक्ट मरा हुआ है या नहीं, क्योंकि बॉटल नॉन ट्रांसपेरेंट थी, बाहर से देख के नहीं पता चल सकता था। दूसरी बात, जहाँ सेलर है, जो सेलर है उन्होंने तो इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया, ना ही वो एक्सपायर्ड गुड था। अगर एक्सपायर्ड होता गुड और फिर वो बेच रहे होते तो वो लायबल हो सकते थे, ना ही वो एक्सपायर्ड था। तीसरी बात, वो नॉन ट्रांसपेरेंट बॉटल थी, तो सेलर के लिए भी ये पॉसिबल नहीं था कि वो बाहर से देख के बता पाए, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो लेस बाई चांस आपने कोई चिप्स का पैकेट खोला और उसके अंदर कोई कीड़ा निकला तो सेलर लायबल ही होता रहेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सेलर हर ऐसे सील्ड आइटम को चेक कर पाए कि कुछ कंटामिनेशन तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। तो इस केस में केविड एम्प्टर का भी डिफेंस अवेलेबल नहीं है, ना ही केविड वेंडर का भी डिफेंस अवेलेबल है, क्योंकि दोनों के लिए ही ये पॉसिबल नहीं था कि वो उसके डिफेक्ट्स को पता लगा पाए। पर ये चाहे तो जो मैन्युफैक्चरर है, जिस कंपनी की ये बॉटल है, जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। पर अगर दुकानदार, अगर वेंडर के खिलाफ ये सूट फाइल करने जा रहे हैं तो वो सस्टेन नहीं करेगा, नो, एज इट वाज नॉट रीजनेबल फॉर द वेंडर टू नो द डिफेक्ट। दोस्तों बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वुमेन को जो मेंटेनेंस मिलती है वो कब तक मिलती है? तो दोस्तों वो मिलती है टिल रीमैरिज, जब तक उनकी दूसरी शादी नहीं हो जाती तब तक मेंटेनेंस मिलती है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो कि है वो भी एप्लीकेबल होता है ऑन द वुमेन आफ्टर द केस ऑफ शाहबानो बेगम का केस था, उसमें कहा गया कि सीआरपीसी का जो सेक्शन है 125 वो मुस्लिम वुमेन पे भी अप्लाई करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए था,
ए ने क्या किया कि डॉग बिस्किट वो लाया, और जेड था, जेड के डॉग को चुराने के लिए उसने क्या किया, इसको डॉग बिस्किट देने लगा थोड़े थोड़े थोड़े, जिससे कि वो जो घर की दहलीज है उसको उससे उसको पार कर जाए। और इस लालच में जो डॉग था ये बाहर चला भी गया, घर की दहलीज को पार भी कर गया। पर क्या हुआ बाद में कि जैसे उसने देखा जेड को, वो वापस आ गया फिर। तो अब आपसे सवाल पूछा गया कि क्या ये थेफ्ट होगा, या रॉबरी, या एक्सटॉर्शन होगा, या अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट होगा। दोस्तों ये थेफ्ट माना जाएगा, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही डॉग ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया ना, जैसे ही डॉग ने थोड़ा सा भी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, वो थेफ्ट मान लिया जाएगा, बेशक वो बाद में घूम फिर के जेड के पास वापस आ गया हो। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई, ये 3 लोग थे, इन्होंने वेपन्स इकट्ठे किए और जेड की तरफ ही जाने लगे। जैसे जेड के घर की तरफ जा रहे थे हथियार लेके, जिससे कि उससे कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स ले पाए जोर जबरदस्ती करके, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो अब ये पूछा गया है कि किस ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। तो दोस्तों ये लायबल होंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेकॉइटी, विच इज ऑप्शन ए। और डेकॉइटी एक फॉर्म ऑफ रॉबरी होती है, अगर उसमें 5 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उस रॉबरी में, तो वो डेकॉइटी बन जाती है। मतलब रॉबरी, डेकॉइटी इज अ फॉर्म ऑफ रॉबरी प्रोवाइडेड इन रॉबरी इट कंप्राइजेज ऑफ 5 पीपल। जैसे 5 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी रॉबरी में, तो उसे डेकॉइटी मान लिया जाता है। और डेकॉइटी जो होती है, जो डकैती होता है, उसका प्रिपरेशन के लिए भी आप चार्ज किए जा सकते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ डेकॉइटी इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अगला क्वेश्चन है कि थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट व्हाट। तो थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन एंड नॉट ओनरशिप। पोजेशन देखी जाती है। अगर बाय चांस ऐसा भी हो कि मैंने घड़ी दी थी सही होने के लिए एक दुकानदार को, अब मेरे पास पैसे नहीं है वो घड़ी वापस लेने के लिए, मैंने दुकानदार को बोला कि भाई मेरे को जरा घड़ी दिखाना, ठीक कर दी। बोलता है हाँ सर मैंने कर दिया ठीक, ये देख लो घड़ी। और मैं बिना पैसे दिए और वो हाथ में पहनता हूँ और वहां से उड़न छू हो जाता हूँ, तो इस केस में भी मैं थेफ्ट के लिए लायबल हो जाऊंगा। ऑल्दो प्रॉपर्टी मेरी थी, बट थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन। पोजेशन में किसके थी? पोजेशन में तो दुकानदार के थी, तो आप धोखाधड़ी से उसकी पोजेशन से उस प्रॉपर्टी को बाहर ले आए। तो थेफ्ट में पोजेशन मटेरियलिस्टिक होती है, ओनरशिप इररिलेवेंट होती है, बात आप याद रखिएगा। पूछा गया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है एडवोकेट जनरल को। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट। अगली बात है कि एडहॉक कमेटी जो पार्लियामेंट में अपॉइंट की जाती है, एडहॉक कमेटी होती है जो कि किसी पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपॉइंट की जाती है। उसको कौन अपॉइंट करता है? तो दोस्तों लोकसभा में की जाएगी तो स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं, राज्यसभा में की जाती है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपॉइंट करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। पूछा गया कि मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, मूवेबल या फिर शेयर्स का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी मॉर्गेज होता है तो मॉर्गेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसको मूव नहीं किया जा सकता, जैसे कि लैंड, प्लॉट, इन सब चीजों के लिए मॉर्गेज किया जाता है प्रॉपर्टी को। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बात कही गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।